गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्लियोट्रॉपी के बारे में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं? अब तक हमने क्या देखा कि एक सिंगल जीन जो है ना, वो क्या दे रहा था? एक ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा था। ये तो मेंडल की क्रॉसेस में हमने जर्नली ऑब्जर्व किया कि एक ही जीन एक ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। फिर जब हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखी तो हमने क्या देखा? 3 और मोर देन 3 जीन्स जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सिंगल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 या 3 से ज़्यादा जीन। अब क्या होती है प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी क्या होती है बेटा? इसमें एक ही जीन, सिंगल जीन exhibit multiple phenotypic expression. Single gene exhibit multiple phenotypic expression. तीनों चीज़ों में बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि पहली कंडीशन हमने क्या बताई? मेंडल के जितने भी ट्रेट हमने लिए उनमें हमने क्या देखा कि हर जीन जो है ना एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने कहा प्लांट हाइट का जीन, तो वो प्लांट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सीड कलर का सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा? एक ही जीन जो है वो एक ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा? 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स मिलकर के एक ही ट्रेट के लिए अकॉर्ड करते हैं, एक ही फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए अकॉर्ड करते हैं। जबकि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। सिंगल जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं? प्लियोट्रॉपी तो हमें समझ आ गई कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देते हैं। अब प्लियोट्रॉपिक जीन किसे कहते हैं? जो जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है उस जीन को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्लियोट्रॉपी का कोज क्या है, कारण क्या है? एक ही जीन ने मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्यों दिया है? इसका कारण क्या है कि जो जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वो जीन एक्चुअल में किसी मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मेटाबॉलिक पाथवे। अब इसमें क्या होता है? आपने पहले भी +1 क्लासेस में भी पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हर इंडिविजुअल की बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो भी कैसे? एक सीरीज में। एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, ऐसे चेन में रिएक्शन हो रही है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास ये जीन अफेक्ट हो गया, ठीक है। हमने अफेक्ट तो किया एक सिंगल जीन को, लेकिन इस जीन की वजह से ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं आया और ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं आया, तो अगला फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी नहीं आएंगे। इसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। तो इस केस में ये सिंगल जीन जो है इसने इस फिनोटाइप को भी अफेक्ट किया, इसको भी अफेक्ट किया, इसको भी अफेक्ट किया और इसको भी अफेक्ट किया। तो यहाँ पर अगर कोई जीन किसी मेटाबॉलिक पाथवे का हिस्सा होता है तो उस केस में एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है। तो ये कहलाती है बेटा प्लियोट्रॉपी। अब क्वेश्चन आता है प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल अगर आपसे एक ही एग्जाम्पल पूछे तो आपको फिनाइल कीटोन यूरिया का एग्जाम्पल देना है। बेटा आगे हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हम फिनाइल कीटोन यूरिया का एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, तो दोनों चीज़ें मिला करके। लेकिन पर्टिकुलरली ये पूछा जाए कि ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्यों है, तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में चेंज करना है। क्या करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअल में फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है? ये एक डिजीज़ है जो ह्यूमन में होता है। इस डिजीज़ का कोज क्या है? यहाँ पर क्योंकि जीन तो एक ही अफेक्ट होगा, क्योंकि ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, दैट मीन्स एक सिंगल जीन अफेक्ट हो रहा है, सिंगल जीन में इफेक्ट आ रहा है। और वो इफेक्ट क्या आता है? वो सिंगल जीन म्यूटेशन करता है। लेकिन कौन सा जीन म्यूटेशन कर रहा है?
वो जीन जो किसके लिए कोड करता है, कि एंजाइम के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब ध्यान से समझना, इसमें है तो एक ही जीन में म्यूटेशन, और वो जीन कौन सा है जो इस एंजाइम के लिए कोड करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए। अब होता क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बॉडी को क्यों चाहिए, ये हमें चाहिए फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करने के लिए, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट भी नहीं होगा। अब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा या फिर किसी और डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसकी अक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन and reduced skin pigmentation। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जीन तो हमारा एक ही इफेक्ट हुआ था, लेकिन उसी जीन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी होगी, उसी जीन की वजह से हेयर पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होगी और स्किन पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होगी। अब क्योंकि एक ही जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी का। तो कॉमनली अगर आपसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी पूछती है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये आंसर देना है। क्या देना है, ये वाला आंसर देना है। लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्लियोट्रोपी का प्लांट्स में एग्जाम्पल दो, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिटिल प्लियोट्रोपी इज प्रेजेंट इन पी। कैसे, यहाँ पर भी क्या होता है, एक सिंगल जीन जो होता है ना बेटा, वो मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सिंगल जीन के प्रोडक्ट की, सिंगल जीन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। सिंगल जीन प्रोडक्ट कौन सा, इसके 3 प्रोडक्ट है, कौन कौन से, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। हम बात कर रहे हैं बी जीन की, तो बी जीन में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन है, एक तो है डोमिनेंट एलील और एक है रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी और रिसेसिव एलील है स्मॉल बी। तो इन 2 एलील से हम 3 टाइप के जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है ना, ये जो जीनोटाइप वाले पी प्लांट्स हैं, दे कैन सिंथेसाइज स्टार्च इफेक्टिवली। इस जीनोटाइप के जो पी प्लांट है वो स्टार्च को इफेक्टिवली सिंथेसाइज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर स्टार्च ग्रेन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, तो दे प्रोड्यूस लार्ज ग्रेन साइज। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल बी स्मॉल बी की, तो इसमें क्या होता है, अब होना तो क्या चाहिए था, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि कैपिटल बी आ गया तो ये भी लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है। इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास इंटरमीडिएट एबिलिटी होती है आफ्टर मैच्योरेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन की प्रोडक्शन करते हैं, जबकि स्मॉल बी जो है दे हैव लेसर एफिशिएंसी ऑफ
स्टार्च सिंथेसिस, इसलिए इनके अंदर ग्रेन साइज क्या होता है, स्मॉल आता है, ठीक है। लेकिन अगर इनके अंदर हम बात करें, ये तो था ग्रेन साइज को लेकर के, यही जीन इनके केस में सीड शेप को भी अफेक्ट करता है। कैसे? सेम जीन है, दो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो रिस्पॉन्सिबल है सीड की शेप के लिए और दूसरा रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि एक ही जीन दो ट्रेट के लिए कोड कर रहा है तो मोर देन वन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दे रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी का। सीड शेप में क्या होता है, कैपिटल बी जीनोटाइप का इंडिविजुअल राउंड सीड बनाएगा आफ्टर मैच्योरेशन, क्या बनाएगा, राउंड सीड। कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड बनाएगा और स्मॉल बी रिंकल्ड सीड बनाता है। कैसे सीड बनाता है, रिंकल्ड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ही जीन दो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस के लिए और दूसरा सीड शेप के लिए। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली है कि कैपिटल बी क्या करता है, लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और साथ में राउंड सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जबकि ये सीड शेप में कैसा शेप देता है, राउंड शेप। स्मॉल बी जो है ये स्मॉल साइज का स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है और जब ये सीड मैच्योर होता है तो ये रिंकल्ड शेप बनाता है। कैसे शेप बनाता है, रिंकल्ड शेप बनाता है। इसका मतलब क्या है, ये दो ट्रेट को अफेक्ट कर रहा है। कौन से दो ट्रेट, स्टार्च ग्रेन साइज और सीड शेप। सीड शेप में हमने क्या देखा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा राउंड शेप सीड शेप के लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी भी राउंड सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और स्मॉल बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिंकल्ड सीड शेप के लिए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, अगर डोमिनेंट एलील है तो एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, डोमिनेंट का। देखो यहाँ पर होमोजाइगस है, दोनों डोमिनेंट एलील है तो एक्सप्रेशन डोमिनेंट का आ रहा है, कौन सा, राउंड शेप। यहाँ पर एक एलील डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, राउंड शेप का। यहाँ दोनों रिसेसिव है तो होमोजाइगस जो रिसेसिव होता है वो तो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिंकल्ड सीड। इसका मतलब ये तो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब अगर डोमिनेंट एलील है तो वो अपना एक्सप्रेशन देगा, वो कंप्लीटली रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को मास्क करता है। लेकिन बेटा स्टार्च ग्रेन साइज में हमने क्या देखा, यहाँ पर स्टार्च ग्रेन का साइज होगा लार्ज, यहाँ पर होगा स्मॉल, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हेट्रोजाइगस में लार्ज आने की बजाय इंटरमीडिएट साइज आ रहा है। कैसा साइज आ रहा है, इंटरमीडिएट साइज आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये ब्लेंडिंग है, तो बिल्कुल नहीं है। मेंडेलियन थ्योरी ब्लेंडिंग को शो नहीं करती है। क्यों, हम इसके लिए फिर हमें एक और रीज़न देना पड़ेगा। हालांकि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ गए लेकिन इसके लिए एक और रीज़न आता है। क्या आता है कि जब हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की सेल्फिंग करते हैं तो अगली जनरेशन में हमारा जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा 1:2:1 और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा 3:1, ठीक ना, सॉरी, जीनोटाइपिक रेशो भी आएगा 1:2:1 और फिनोटाइपिक भी आएगा 1:2:1। क्यों आएगा इस केस में, क्योंकि 1 क्या आता है हमारा, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या आता है, हेट्रोजाइगस, और 1 क्या आता है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो अकॉर्डिंग टू स्टार्च ग्रेन साइज यहाँ पे क्या आना चाहिए, लार्ज, यहाँ क्या आना चाहिए, इंटरमीडिएट, और यहाँ क्या आएगा, स्मॉल।
ये मैंने कहाँ से लिखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट मैं लिख रही हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1, लेकिन वहाँ पर हमने कहा था फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस इंटरमीडिएट रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन ये ब्लेंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि अगर F1 में F1 का हमारा रिजल्ट आएगा कैपिटल B स्मॉल b और रिजल्ट आ गया इंटरमीडिएट साइड, अगर F1 में ब्लेंडिंग होती तो F2 जनरेशन में सारी की सारी प्रोजेनी इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन की आती। अब क्योंकि F2 जनरेशन में दोबारा से पेरेंटल ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, देखो लार्ज भी दिखाई दे रहा है, स्मॉल भी, हालांकि इंटरमीडिएट भी आ रहा है लेकिन साथ में लार्ज और स्मॉल भी दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्लेंडिंग होती तो कभी भी पेरेंटल प्रोजेनी रिकवर्ड नहीं होती, ये से ध्यान रखना। इसलिए ये ब्लेंडिंग तो नहीं है। तो फिर ये क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी के लिए सिर्फ तुम इतना ध्यान रखो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, आगे फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को 1 या 2 लेक्चर के बाद। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ही जीन 2 फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप। स्टार्च ग्रेन साइज के केस में तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है और सीड शेप के केस में कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। बेटा ऑटोनोमस का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। डोमिनेंस क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ ए जीन नहीं है, मतलब ये डिपेंड करता है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, किसी भी इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीनोटाइप पे। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही जीनोटाइप, सिंगल जीनोटाइप मोर देन 1 फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोर देन 1 फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी भी कोई भी जीन जो होता है ना, उसका क्या फीचर आएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड करेगा किस पे। क्यों? मान लो जैसे कि यहाँ पर वो 2 फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो है स्टार्च ग्रेन साइज और दूसरा है सीड शेप। तो इस केस में हम क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर इस जीन का क्या एक्सप्रेशन आएगा, एक तो वो डिपेंड करता है जीनोटाइप पे, एक तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि हम किस फिनोटाइप को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टार्च ग्रेन साइज को स्टडी कर रहे हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी का एक्सप्रेशन अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, जो हमारा नॉर्मली नहीं आता है। लेकिन अगर हम सीड शेप को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा एक्सप्रेशन वैसा ही आ रहा है जैसा हमने पहले मेंडेलियन क्रॉस में स्टडी किया। तो इस केस में क्या है, किस केस में ध्यान रखना, डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन किस केस में नहीं है, जब मोर देन 1 फिनोटाइप आर अफेक्टेड बाय ए सिंगल जीन। अगर एक ही जीन के मोर देन 1 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आते हैं, उस केस में डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ये उस जीनोटाइप के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, उतना ही उन फिनोटाइप्स पे डिपेंड कर रहा है जिसके लिए ये कोड करता है। अब जितने भी फिनोटाइप के लिए ये कोड कर रहा है, उनमें से एक टाइम में तो हम एक को स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जितना इस जीन का एक्सप्रेशन इस जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा है, उतना ही इस फिनोटाइप पर भी डिपेंड कर रहा है और उतना ही उस फिनोटाइप पर भी डिपेंड कर रहा है जिसको हम प्रेजेंट टाइम में स्टडी करेंगे। तो मैं एनसीईआरटी की लाइन बता रही हूँ आपको, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine। लेकिन सिर्फ किस केस में, जब
मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये जीनोटाइप दो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कोई ऐसा जीन है जो कई सारे फिनोटाइप को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जितना वो इस जीनोटाइप पर डिपेंडेंट है, अब इन सारे फिनोटाइप को हम एक साथ तो स्टडी कर नहीं सकते, एक टाइम में हम एक को ही स्टडी करेंगे। मान लो हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो जितना ये इन जीनोटाइप और इन जीनोटाइप के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, उतना ही इन फिनोटाइप पे भी डिपेंडेंट है, और उतना ही उस फिनोटाइप पे भी डिपेंडेंट है जिसको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मैटर। थैंक यू बेटा।